नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। मनमोहन सिंह सरकार के समय योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन रहे अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बेतुका और भविष्य में कंगाली लाने वाला बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का विचार एकदम बेतुका है। अगर ऐसा हुआ तो देश की इकोनॉमी गर्त में जाएगी। वैसे ही हम वर्तमान में आर्थिक मोर्चे पर बेशुमार दुश्वारियों से जूझ रहे हैं। ऐसी सूरत में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना विचार बेतुका ही है। उन्होंने कहा कि जो लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं उसका नतीजा ये होगा कि 10 साल बाद वित्तीय कंगाली आएगी। बता दें, अहलूवालिया ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब हिमाचल समेत राज्यों में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनावी मुद्दा बनाया और जीत हासिल की। कांग्रेस शासित कई राज्य सरकारों ने इस ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल भी किया है। बता दें, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। यही नहीं, रिटायर्ड कर्मचारी को मौजूदा कर्मचारी की तरह लगातार महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की सुविधा भी मिलती है। यानी महंगाई बढ़ने के साथ साथ पेंशन में भी बढ़ोतरी होती रहती है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया की पुरानी पेंशन योजना को लेकर दी गई टिप्पणी की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आलोचना की है। गहलोत ने कहा कि क्या एक सेवारत कर्मचारी को सुरक्षित महसूस नहीं कराया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर देश 60 साल तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके और पेंशन देकर विकास कर सकता है तो क्या कर्मचारी को अपने बुढ़ापे के दौरान सुरक्षित महसूस करने का अधिकार नहीं है। अगर कर्मचारी 30 से 35 साल नौकरी करता है और उसे बुढ़ापे में पेंशन भी नहीं मिलेगी तो वो कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएगा। गुड गवर्नेंस में वो कैसे भागीदारी कर सकेगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इससे कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस अपने परिवार व प्रधानमंत्री के विश्वसनीय अर्थशास्त्री की बात पर मंथन करे। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर हो रहे हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट कर कहा कि उत्तराखंड के जोशीमठ से आ रही तस्वीरें अत्यंत भयावह हैं, जिन्हें देखकर काफी विचलित हूं। घरों में चौड़ी दरारें, पानी का रिसाव, जमीन का फटना और सड़कों का धंसना बेहद चिंताजनक है। एक हादसे में भूस्खलन से भगवती मंदिर तक ढह गया। राहुल गांधी ने इसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा बताया। उन्होंने लिखा कि प्रकृति के विरुद्ध जाकर पहाड़ों पर लगातार खुदाई और अनियोजित निर्माण से आज जोशीमठ के लोगों पर भयानक संकट टूट पड़ा है। इस कड़कड़ाती ठंड में इस आपदा ने लोगों से उनके आशियाने छीन लिए हैं। वहां के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि जल्द से जल्द लोगों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात लगातार खराब हो रहे हैं और इसे देखते हुए राज्य सरकार ने लगभग 600 परिवारों को वहां से तुरंत हटाने का आदेश दिया है। इन सभी लोगों के घरों में चौड़ी दरारें आ चुकी हैं और निश्चित रूप से उनका जीवन खतरे में है। स्थानीय लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि पिछले साल नवंबर से अब तक लगातार शिकायत करने के बाद भी राज्य सरकार नहीं चेती और उसने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें, पिछले कई दिनों से जोशीमठ के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के अलावा सोशल मीडिया पर भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। कई परिवार पहले ही घर छोड़ चुके हैं। प्रशासन ने लोगों को जिन जगहों पर शिफ्ट किया है वहां पर रहना आसान नहीं, क्योंकि लोग अपने पुराने और बड़े घरों को छोड़कर एक कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं। प्रभावित लोग इन दिनों लगातार जोशीमठ तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल घरों में ही नहीं, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 में भी चौड़ी दरारें आ चुकी हैं और ये धंस गया है। निश्चित रूप से ये किसी बड़े खतरे का संकेत है, क्योंकि इस रास्ते से बद्रीनाथ धाम से लेकर भारत चीन सीमा के अंतिम गांव तक लोग जाते हैं। जोशीमठ के धंसने और इसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ शहर में सभी तरह की निर्माण परियोजनाओं और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शनिवार को कहा कि उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ और उसके आसपास सभी निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया, क्योंकि कस्बे की इमारतों में दरारें आ गई हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शहर का आज दौरा है और भू धसाव प्रभावित क्षेत्रों में वो निरीक्षण करने भी जा रहे हैं। पंजाब सरकार के खाद्य और बागवानी मंत्री फौजा सिंह सरारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बता दें, कुछ महीने पहले सितंबर में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। इसके बारे में विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसमें मंत्री फौजा सिंह सरारी अपने निजी सचिव से किसी से पैसे कैसे लेने हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद से ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। बता दें, करीब 9 महीने पुरानी भगवंत मान सरकार से इस्तीफा देने वाले वो दूसरे मंत्री हो गए हैं। पटना में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर लीक होने के विरोध में अभ्यर्थियों ने बुधवार को प्रदर्शन किया था। छात्रों का प्रदर्शन बाकी बचे सभी पेपर को रद्द करने की मांग को लेकर था। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों पर हुए इस लाठीचार्ज को जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने सही ठहराया।
उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज सही है क्योंकि आंदोलन को रोकने का यही सही तरीका है। जेडीयू विधायक ने कहा कि ऐसा होना ही था, छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया होगा, इसलिए उन पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज, प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल, वाटर कैनन, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे राज्य प्रशासन आंदोलन को रोकता है। लाठीचार्ज होते रहते हैं। अगर छात्र इस तरह के विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे तो परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए। बता दें, पटना में पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों पर बिहार पुलिस ने बुधवार को लाठीचार्ज किया था। बिहार में आज से जाति सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। सर्वेक्षण में प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ केवल जाति को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसको लेकर एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ केवल जाति सूचीबद्ध की जाएगी, उपजाति नहीं। उन्होंने कहा कि कास्ट सर्वे करने वालों को उचित प्रशिक्षण दिया गया है। बता दें, बिहार में जाति जनगणना को लेकर लंबे समय से नीतीश कुमार और आरजेडी मांग कर रहे थे। इसी मुद्दे को लेकर दोनों दल एक साथ भी नजर आए थे। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी भी घिर गई, इसलिए विरोध नहीं किया जा सका। नीतीश कुमार ने इसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में चला रहे थे और तेजस्वी यादव विपक्ष में थे। बिहार में हो रहे कास्ट सर्वे को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है और इसको ऐतिहासिक कदम बताया है। इसके साथ ही तेजस्वी ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि इस सर्वे को लेकर बीजेपी डरी हुई है और वो कतई नहीं चाहते थे कि जाति आधारित सर्वेक्षण हो। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा गरीब विरोधी है, ये लोग नहीं चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो। इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि किसी भी प्रकार से सही आंकड़े लोगों के सामने ना आ पाए। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज होने जा रही है। इसका निर्णय बहुत पहले ही हो गया था। लालू जी और हम लोगों की पुरानी मांग रही है, जिसे लेकर हम सड़क पर भी उतरे थे। मनमोहन सिंह की सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराई भी थी, लेकिन भाजपा के लोगों ने इसका डेटा करप्ट बता दिया। तेजस्वी ने कहा कि जब मैं विरोधी दल का नेता था तो हमने इसका प्रस्ताव रखा था। इसके लिए प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर आए थे। उन्होंने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग मिला। हम सब भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि ये होना चाहिए। बाहरी दिल्ली के कंजावला में हुए अंजलि की मौत की घटना के मामले में उसकी दोस्त निधि को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। निधि को दिसंबर 2020 में आगरा में ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले में वो जमानत पर बाहर है। निधि को तेलंगाना से गांजा लाते वक्त आगरा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था और वो जेल में रही थी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस मामले में 2 अन्य लोगों समीर और रवि को भी गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि 1 जनवरी को तड़के जब अंजलि कार दुर्घटना का शिकार हुई थी तो निधि उसके साथ स्कूटी की पिछली सीट पर बैठी थी। अंजलि की मौत के मामले में पुलिस लगातार निधि से पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस मामले में निधि ही एक चश्मदीद गवाह है और वही पुलिस को अहम सबूत दे सकती है। हालांकि निधि के बयानों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। निधि ने कुछ दिन पहले मीडिया से बातचीत में कहा था कि घटना वाले दिन अंजलि नशे में थी और उसने जिद की कि वो स्कूटी चलाएगी। निधि ने कहा था कि कार से टक्कर होने के बाद वो इसके नीचे आ गई थी और कार उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गई। निधि ने बताया कि वो इस घटना से बुरी तरह डर गई और अपने घर आ गई। उसने किसी को इस बारे में जानकारी नहीं दी, पुलिस को भी सूचित नहीं किया। कंझावला केस में दिल्ली पुलिस पर उठे सवालों के बाद अब दिल्ली पुलिस ने रोहिणी जिले के इंस्पेक्टर रैंक के सभी पुलिसकर्मियों को अपना लाइव लोकेशन साझा करने का आदेश दिया। उन्हें रात में 12 बजे के बाद से सुबह 4 बजे तक अपनी लाइव लोकेशन अपडेट करनी होगी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार रोहिणी जिले के डीसीपी गुर इकबाल सिंह सिद्धू ने अपने मातहतों को भेजे संदेश में कहा कि रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक की ड्यूटी के दौरान सभी थानों के थाना प्रभारी, एडिशनल और इंस्पेक्टर ब्रेवो इलाकों में गश्त करेंगे और अपने लाइव लोकेशन साझा करेंगे। इस संदेश में डीसीपी ने पुलिसकर्मियों से 3 चीजों पर जोर देने का आदेश दिया है: पेट्रोलिंग, लोकेशन शेयरिंग और थाने पर मौजूद रहना। आदेश के अनुसार कोई भी पुलिसकर्मी अपने डीसीपी की इजाजत के बिना पुलिस स्टेशन छोड़ नहीं सकेगा। बता दें, 31 दिसंबर की रात को अंजलि की कार से घसीटे जाने से हुई मौत के बाद दिल्ली पुलिस घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि न्यू ईयर की रात पहले से ज्यादा अलर्ट और एक्टिव होने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस आखिर उस वक्त कहां थी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने वाले शख्स को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फैसला आने के बाद अभियुक्त शंकर मिश्रा के वकील ने जमानत याचिका दायर की, जिस पर 11 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि अभियुक्त जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर कल हुई धक्का मुक्की के बाद चुनाव स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता राजघाट पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
बता दें, एमसीडी में पीठासीन अधिकारी की असंवैधानिक नियुक्ति का आरोप लगाते हुए एलजी आवास के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, जबकि दिल्ली मेयर चुनाव के दौरान हुए हंगामे के एक दिन बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए राजघाट के पास विरोध प्रदर्शन किया। आपके पार्षदों का कहना है कि मनोनीत पार्षद गैर कानूनी तरीके से सदन में भेजे गए हैं, उनको शपथ नहीं दिलानी चाहिए। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी आखिरकार 15वें राउंड की वोटिंग के बाद शनिवार को प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुन लिए गए। वो निवर्तमान स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जगह लेंगे। मैकार्थी 55वें स्पीकर होंगे। इसके साथ ही माना जा रहा है कि प्रतिनिधि सभा में पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा राजनीतिक गतिरोध खत्म हो गया है। बता दें, 8 नवंबर को हुए मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुमत खो दिया था। 435 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी की सीटें घटकर 212 रह गईं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी की बढ़कर 222 सीटें हो गईं। इसके बाद पेलोसी ने स्पीकर पद छोड़ने की मंशा जताई। 15वें दौर के मतदान में मैकार्थी ने 52 वर्षीय हकीम सेकेऊ जेफरीज को 216 के मुकाबले 212 मतों से हरा दिया। रिपब्लिकन मैकार्थी अपनी पार्टी के 6 विद्रोहियों के मैदान में होने के बावजूद बहुमत हासिल करने में सक्षम रहे। भारत और श्रीलंका के बीच आज 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी और तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारत को जीत जरूरी है, क्योंकि दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर चल रही हैं। जो टीम ये मैच जीत जाती है उसका सीरीज पर कब्जा होगा। भारतीय विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत की आज 7 जनवरी को मुंबई में सफल सर्जरी हुई। ऋषभ पिछले हफ्ते एक भयानक कार हादसे में चमत्कारिक रूप से बच गए थे। पीटीआई के मुताबिक बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया कि कोकिलाबेन अस्पताल में ऋषभ पंत के घुटने की सफलतापूर्वक सर्जरी हो गई है। इसे लिगामेंट सर्जरी भी कहा जाता है। अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। ये सर्जरी अंधेरी वेस्ट के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन के प्रमुख और ऑर्थोस्कोपी एंड शोल्डर सर्विस के निदेशक डॉक्टर परदीवाला की देखरेख में हुई। अस्पताल के सूत्रों का कहना है कि ऋषभ कम से कम 8 से 9 महीने तक क्रिकेट और पिच से दूर ही रहेंगे, क्योंकि सर्जरी का घाव भरने और सामान्य स्थिति में आने में काफी समय लगेगा। पंत को 5 जनवरी को देहरादून से एयर एम्बुलेंस के द्वारा मुंबई लाया गया था, क्योंकि वो एक कमर्शियल एयरलाइन से उड़ान भरने की स्थिति में नहीं थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।